चल गया भैया। बड़ा मुश्किल है। एक बार फिर से चेक करें। वॉइस पहुंच रही है अब तक? ओके। तो आप हेडिंग डाले थे इलास्टिसिटी, और उसके आगे आप लिखना शुरू करें। इलास्टिसिटी के आगे आप लिखना शुरू करें। आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, इलास्टिसिटी के आगे लिखना शुरू करिएगा। आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, if body regains, if body regains its original shape and size, if body regains its original shape and size, then body is known as, then body is known as elastic body, then body is known as elastic body, then body is known as elastic body. And property of, and property of this body is, property of this body is known as, property of this body is known as elasticity, elasticity। हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में बाह्य बल हटाने के उपरांत, बाह्य बल हटाने के उपरांत यदि पदार्थ, बाह्य बल हटाने के उपरांत यदि पदार्थ अपने पुराने शेप व साइज को, अपने पुराने शेप व साइज को पूर्ण रूप से पुनः ग्रहण कर लेती है, पूर्ण रूप से पुनः ग्रहण कर लेती है, तो ऐसी बॉडी को, तो ऐसी बॉडी को प्रत्यास्थ कहा जाता है, ऐसी बॉडी को प्रत्यास्थ कहा जाता है, ऐसी बॉडी को प्रत्यास्थ कहा जाता है। जैसे, जैसे करके कौन कौन सी बॉडी इलास्टिक की रेंज में आती हैं? जैसे स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, एक्सेट्रा। स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, एक्सेट्रा। ये तो बात हो गई आपकी इलास्टिसिटी की। दूसरी बात करेंगे प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में पूरी तरह से वापस आ रही थी, तो प्लास्टिसिटी में क्या होगा? प्लास्टिसिटी में बल हटाने के बाद यदि बॉडी अपने पुराने शेप को वापस गेन ना कर पाए, यानी कि उसमें जो डिफॉर्मेशन हो जाए
और डिफॉर्मेशन कैसा हो जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, राइट ना। तो देखा जाए जरा, प्लास्टिसिटी इसके आगे लिखेंगे, आफ्टर removing the external force if body is unable to regain its original shape and size, then it is known as plastic. And property of this body is known as plasticity. रबर भी इलास्टिक है लेकिन बहुत कम इलास्टिसिटी है। अनु सिंह लिख रहे हैं मेरे में ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम और किसी की है क्या? आई होप कि सबके यहाँ चल रहा होगा। ओके, सबके यहाँ चल रहा है। अनु सिंह जी, आपकी कुछ प्रॉब्लम है। तो भैया, बल हटाने के बाद, फोर्स हटाने के बाद यदि बॉडी पुराने शेप में वापस ना आए तो उसको हम प्लास्टिक बोलेंगे, और पुराने शेप में अगर वापस आ जाती है तो उसे हम क्या बोल देंगे, इलास्टिक बोल देंगे, राइट ना। तो ये होपफुली डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। बाह्य बल हटाने के बाद यदि पदार्थ अपने पुराने शेप व साइज को पुनः ग्रहण ना कर पाए या वापस ना लौट पाए तो उसे हम प्लास्टिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो आप कह सकते हैं क्ले। क्ले का मतलब जो तालाब वाली काली वाली मिट्टी होती है उसको देख लीजिए, उसकी एक पतली सी पट्टी बनाइए और उसको हल्का सा मोड़ दीजिए, और मोड़ने के बाद छोड़ दीजिए। देखिए क्या वो अपने मन से सीधी हो जाती है? यदि हो जाती है तो इलास्टिक है, और नहीं होती है तो प्लास्टिक है। बात क्लियर है? आटा ले लीजिए, आटा, आटे की पतली सी पत्ती बनाइए, उसको मोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए। क्या वो सीधी हो जाएगी अपने मन से? नहीं हो पाएगी। मोमबत्ती लीजिए, वैक्स, मोम जिसको बोलते हैं, मोमबत्ती कैंडल एक ले लीजिए और उसको थोड़ा सा मोड़ दीजिए, हल्का सा तिरछा कर दीजिए ऐसे। उसके बाद इंतजार करिए कि ये अपने मन से सीधी हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। यदि फोर्स हटाने के बाद बॉडी फिर से अपने पुराने शेप और साइज में ना जा सके तो कुल मिला के आप कह देंगे कि यह बॉडी क्या है, यह बॉडी प्लास्टिक है। क्लियर है? तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है परमानेंट। कोई कहता है प्लास्टिक, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, परमानेंट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन तो होगा लेकिन कैसा होगा? परमानेंट होगा। बात क्लियर है? तीसरी एक छोटी सी और बात आती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टो प्लास्टिसिटी। ये क्या भैया? ये है कि यदि हम फोर्स को लगाएं और फोर्स को हटा लें तो जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है वो इलास्टिक भी हो और प्लास्टिक भी हो। यानी कि फोर्स को हटाने के बाद बॉडी को जितना सिकुड़ना था उतना ना सिकुड़ने के बजाय कुछ मात्रा में सिकुड़े और कुछ मात्रा में ना सिकुड़े। यानी कि जितना सिकुड़ती है उसको हम कह देंगे इलास्टिक, और जितना नहीं सिकुड़ेगी उसको कह देंगे प्लास्टिक। तो कुल मिलाकर के इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा उसको क्या बोल देंगे? इलास्टो प्लास्टिक। यानी कि कुछ मात्रा में, आंशिक रूप से यदि पदार्थ अपने शेप और साइज को ग्रहण करे तो समझ लो उस बॉडी को हम क्या बोल देंगे? इलास्टोप्लास्टिक या सेमी इलास्टिक बोल सकते हैं, राइट ना। तो इसकी भी डेफिनेशन नोट कर लीजिए।
उपेंद्र कुमार लिख रहे हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन तो क्रीप भी होता है। डियर, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन जो क्रीप होता है ये टाइम के कारण होता है। यदि हम लंबे समय तक किसी बॉडी पर लगातार लोड लगाए रखते हैं तो समय के कारण और कंटिन्यूअस लोडिंग के कारण, राइट ना, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है उसको क्रीप कहा जाता है। यहाँ पर क्रीप नहीं है, ये जो लोड लगाया जा रहा है इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया जा रहा है। अगर हम बहुत ज्यादा समय तक लोड लगाए रखेंगे और तब परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा तो उसको क्रीप कहा जाएगा। तो क्रीप अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्मोप्लास्टिक क्या है? ठीक है, इन सारी चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा, अभी वेट करिए थोड़ा सा। अब देखो, पूजा गुप्ता नया क्वेश्चन, सर क्या इलास्टिक लिमिट के बाहर डिफॉर्मेशन इन प्लास्टिसिटी? तो अभी तो हम इलास्टिक लिमिट आपको बताए नहीं है, लेकिन आप इलास्टिक लिमिट पहले बोल रहे हैं। क्रीप आपको बताए नहीं, पहले क्रीप के बारे में पूछ रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लो होशियार चंद, बताएंगे। लिखिए पहले इलास्टोप्लास्टिसिटी, इसके आगे लिखिएगा। आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, after removing the external force, if body regains its original shape and size, if body regains its original shape and size partially, if body regains its original shape and size partially, then it is known as, it is known as elastoplastic or semi-elastic body. It is known as elastoplastic or semi-elastic body. Semi-elastic body. ये वही चीज है। सपोज दैट इस पर हम जब बल लगाए थे, एफ फोर्स लगा था, तो दोनों तरफ डिफॉर्मेशन हुआ था, इधर भी और इधर भी, राइट ना। इसके 3 केसेस हमने आपको बताए हैं। पहला केस, जब फोर्स ना लगाया गया हो, यहां पर फोर्स का मान 0 कर दिया जाए, तो बॉडी जितनी येलो कलर में थी एल लंबाई की, उसी लंबाई में वापस आ जाती है, राइट ना। तो क्या होगी? इलास्टिक। और यदि जितनी लंबी थी उतनी ही रह जाती है, तो क्या बोल देंगे? प्लास्टिक। और तीसरा, यदि उसमें से कुछ मात्रा में ही डिफॉर्मेशन कम होता है तो इसको सेमी इलास्टिक या इलास्टोप्लास्टिक कह सकते हैं। सेमी इलास्टिक या इलास्टोप्लास्टिक, ये तब की बात की जा रही है जब when force is removed, जब बल को हटा लिया जाता है तो ये 3 कंडीशन बनेगी। या तो पूरी तरह से वापस आ जाएगा, या तो आंशिक रूप से वापस आएगा, और या तो वापस ही नहीं आएगा। पूरी तरह से वापस आया तो इलास्टिक,
आंशिक रूप से वापस आया तो इलास्टोप्लास्टिक, और बिल्कुल भी वापस नहीं आया तो इसको क्या बोल देंगे, प्लास्टिक बॉडी बोल देंगे। ओके। ओके, अब हम लोग बात करेंगे आगे, इसको मिटा दे रहे हैं आगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने वाले हैं, आज का जो ये टॉपिक है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगातार क्वेश्चन आते जा रहे हैं, और आप इसको केयरफुली पढ़िए, हंसते खेलते पढ़िए, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा भी कि आपको बातें पूरी तरह से समझ में आ जाए, राइट ना। जो लोग पढ़ चुके हैं वो एंजॉय लेंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं बहुत केयरफुली पढ़ेंगे, कहानी के रूप में हम आपको बताते जाएंगे, और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका सेट हो जाएगा, मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। तो आप लोग बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए और ये टॉपिक बिल्कुल क्लियरली पढ़िए। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए डायग्राम बनाया गया। छोटा सा एक क्वेश्चन आया कि माइल्ड स्टील के लिए ही डायग्राम क्यों बनाया गया, तो हमारे पास एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक ना, सोना, चांदी और भी धातुएं थी, तो इसमें से माइल्ड स्टील को ही क्यों चुना गया। इसका एक छोटा सा कारण ये है कि हम जितनी प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करना चाहते थे, जैसे कि इलास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज, इलास्टोप्लास्टिक रेंज, यील्डिंग क्या होती है, डक्टाइल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम अध्ययन करने की बात किए, तो ये हमको एक ऐसा मटेरियल मिला जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मिले। यानी कि यदि हम एल्युमिनियम को पकड़ ले रहे थे, तो एल्युमिनियम में जो प्रॉपर्टीज मिल रही थी, जितनी रेंज मिल रही थी, जितने पॉइंट्स मिल रहे थे, उससे कहीं ज्यादा पॉइंट्स इसमें मिले। यानी कि यदि हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमको ज्यादा ज्ञान मिलेगा, इस किसकी तुलना में, अन्य धातुओं की तुलना में, राइट ना। कुछ धातुओं के जो ग्राफ बन रहे थे वो बिल्कुल छोटे से बन जा रहे थे, 2-3 पॉइंट मिल रहे थे इसमें, बस यहीं तक। लेकिन जब हम माइल्ड स्टील ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ बहुत आगे तक गया, और इसमें बहुत तरह तरह के पॉइंट हमको मिले, राइट ना। तो अगर हम माइल्ड स्टील का अध्ययन करते हैं तो हमको ज्यादा रेंज और ज्यादा वैरायटी के पॉइंट्स मिलेंगे, ज्यादा प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर पाएंगे, इसलिए इसको लिया गया। अब माइल्ड स्टील की बात आई तो माइल्ड स्टील का जो ग्राफ बनाया गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ बनाया गया, सबसे पहले कैसे बनाया गया और कहां बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो पहला ग्राफ बनाया गया वो बनाया गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में। आपको बताया गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या है। तो जो पहला ग्राफ बनाया गया वो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में, और फिर उसके बाद उसी में देखा गया कि एक्चुअल स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेन के बीच में डायग्राम कैसा बनेगा, राइट ना। कितने प्रतिशत इलोंगेशन पर कौन सा नेचर इसमें होता है, कैसे कैसे बॉडी चेंज करती है, इन सारी चीजों का जिक्र हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप सब रेडी हैं पढ़ने के लिए? एक बार थोड़ा मुस्कुरा दो भाई साहब, सब लोग बैठे हो मनोज की तरह, पता ही नहीं चल पा रहा है। ओके। देखो कितने लोग इसे ब्रश नहीं किए हैं, मुस्कुराए, दांत दिख रहा है लेकिन ब्रश नहीं किए गुरु। चलो ठीक है, चलेगा। दैट इज वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, ओ पॉइंट, स्ट्रेस, स्ट्रेन।
स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। सुमित यादव बोला देखो बिमल खा के बैठा है, कोई दोस्त खाया होगा, कोई कुछ और खाया होगा। अरे नमूनो, चलो। तो कुल मिलाकर के देखिए, हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसी के बारे में अगर हम सीख लिए आज, तो आज की क्लास ओवर हो जाएगी, राइट ना। सस्ता नशा भांग खा लो सुबेरे सुबेरे। ये ग्राफ कौन प्लॉट किया? जो कुछ भी हम बता रहे हैं एक कहानी है, केवल कहानी का रूपांतरण है। इसको समझने के लिए हमने एक कहानी जनरेट की है, उस कहानी को हम आपको बताएंगे। उस कहानी का वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक ना। केवल आपको समझाने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। तो भैया ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम जो बनाया जा रहा है, ये माइल्ड स्टील के लिए इन दोनों के बीच में बनाया जा रहा है। होपफुली स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पर क्यों दर्शाया गया ये बात आपको पहले से पता है, राइट ना। तो आप सबसे पहले इसके नीचे एक लाइन लिख लेंगे। इसके नीचे यहाँ बगल में जगह छोड़ सकते हैं आप थोड़ी सी, या पूरे में आप बनाइएगा बड़ा सा, लेकिन इसके नीचे लिखिएगा। क्या लिखेंगे? नीचे लिखिएगा स्ट्रेन कॉमा स्ट्रेस की तुलना में, स्ट्रेन कॉमा स्ट्रेस की तुलना में फंडामेंटल, फंडामेंटल ब्रैकेट में आरंभिक, ब्रैकेट बंद, इकाई है, इकाई है जिसके कारण, जिसके कारण इसे एक्स एक्सिस पर, जिसके कारण इसे एक्स एक्सिस पर दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है। हमने बताया था आपको इनका क्रम क्या है। तो जो फंडामेंटल होने का क्रम है वो पहले नंबर पर आता है फोर्स, सबसे फंडामेंटल है। नंबर 2 पर आता है स्ट्रेन, या इसी को डिफॉर्मेशन कहा जाता है। और नंबर 3 पर आता है स्ट्रेस। तो हम इन दोनों के बीच में अगर प्लॉट करेंगे तो इसे एक्स पर रखा जाएगा, और अगर इन दोनों के बीच में प्लॉट करेंगे तो इसे एक्स पर रखा जाएगा। यानी कि अगर हम फोर्स और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फोर्स पहुंच जाएगा एक्स पर और स्ट्रेन पहुंच जाएगी वाई पर। बात क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है, स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में। तो स्ट्रेन को एक्स एक्सिस और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर रखा गया है। बात क्लियर है? इसका मतलब है कि डिफॉर्मेशन पहले होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि जब हम किसी बॉडी पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद बॉडी या तो डिफॉर्म कर जाती है या डिफॉर्म होने का प्रयास करती है। सूरज शुक्ला, फोर्स गोबर गुस्सा। हाँ हाँ, दिमाग में घुस गया तुम्हारे गोबर ही। सवेरे सवेरे कौन सी कंपनी की भांग खाते हो? आइए, तो इस कहानी को जानते हैं हम लोग आसानी से, बहुत सरल शब्दों में। इस ग्राफ को बनाने के लिए दो लोगों ने जिम्मा लिया। पहली जिम्मेदारी, इनका नाम था हुक, ठीक ना। अगर ये कहें तो बहुत पढ़े लिखे, कहानी के रूप में अगर सुनना है, अब चुपचाप सुन लो। जितने लोग कमेंट कर रहे हो इस पूरी कहानी को सुन लो। जब हम कहेंगे तो कमेंट करके बताना कि हाँ मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो कहानी को कहानी के रूप में सुनना, ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा है वही बता रहे हैं। आप लोग इस कहानी के माध्यम से सुनिए। इस कहानी का कोई लेना देना नहीं भैया। देखिए, हुक को अगर हम कह दें कि बहुत पढ़े लिखे आदमी है, कितना पढ़े लिखे, IIT ने सपोज दैट, ठीक ना। इनके चेले हैं यंग, यंग जिनका नाम है, ये भी पढ़े लिखे हैं। बस आई का डिफरेंस है, इनकी पढ़ाई लिखाई कितना है IIT, और ये कितना पढ़े लिखे हैं, बस केवल एक आई इधर आ गया है ITI, राइट ना। हुक ने सब बुक पढ़ ली है। अब आप लोग कमेंट ना करो भाई। तो हुक और यंग के बीच में जो लड़ाई छिड़ रही है, जो इनके बीच में बातें हो रही हैं, वो देखा जाए।
हुक जो है गुरुजी हैं, यंग इनका स्टूडेंट है, चेला है, लैब असिस्टेंट है, और एक लैब में ये दोनों लोग जा करके और प्रैक्टिकल करने लगे हैं किसके ऊपर, माइल्ड स्टील के ऊपर। ठीक ना। देखिए माइल्ड स्टील के ऊपर ये लोग कौन कौन सा प्रैक्टिकल करते हैं। हुक के आदेश पर यंग ने क्या किया, ये छत है, छत से एक पतला तार, छत से एक पतला तार जो कि किसका था, माइल्ड स्टील का था, लटका दिया, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया है। ये छत से जो लटका हुआ तार है माइल्ड स्टील का, ये हुक के आदेश पर यंग ने लटका दिया। अभी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का लोड नहीं लगा हुआ है, तो ये अपने सेल्फ वेट के कारण नीचे की ओर लटका हुआ है, इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि अगर हम देखें तो यहां पर वेट या फोर्स जो लगाया गया है F इज इक्वल टू ये जीरो है। अगर फोर्स जीरो है तो इस फोर्स को इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर भाग दिया जाए तो स्ट्रेस का मान भी शून्य आएगा। फोर्स ही नहीं लग रहा है तो स्ट्रेस कितना होगा, जीरो होगा। यानी कहां की बात की जा रही है, यहां की बात की जा रही है। और जब स्ट्रेस जीरो है तो उस समय इसमें डिफॉर्मेशन भी नहीं होगा, राइट ना। और उसे हम ओ पॉइंट से जनरेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये ओ पॉइंट, यानी कि किसी प्रकार का स्ट्रेन नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इस साइड में हम स्ट्रेस दिखा रहे हैं और इस साइड में हम स्ट्रेन को लिख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस ना लिख करके उसको हम फोर्स की कंडीशन में लिखते जा रहे हैं, राइट ना। जो कि हम कहते हैं कि फोर्स बटा एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस होता है। इंटरनली अगर हम बात करें तो इंटरनल फोर्स बटा एरिया बराबर स्ट्रेस होता है, लेकिन उसका जो न्यूमेरिकल मान होता है वो हम एक्सटर्नल फोर्स बटा एरिया के बराबर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए क्या लिया जाता है, फोर्स बटा एरिया, जबकि डेफिनेशन के लिए क्या लिखा जाता है, इंटरनल फोर्स बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही तो लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जब हम बॉडी पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाए थे तो पदार्थ की लंबाई जितनी थी एल, ये पूरी की पूरी रह जाती है, वैसी की वैसी ही रह जाती है। और जब फोर्स नहीं लगा उसकी लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में रह गई। इस ओ पॉइंट को कहा गया है ओरिजिन पॉइंट, इस ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट है। सेल्फ वेट को हम निग्लेक्ट मानते हुए यहां पर कर रहे हैं काम, ठीक ना। सेल्फ वेट को निग्लेक्ट माना गया है, इसके स्वयं के भार को निग्लेक्ट माना गया है और उसके कारण होने वाले डिफॉर्मेशन को शून्य माना गया है, ठीक ना। ये एजम्पशंस में है। अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे हुक का नियम किस पदार्थ के लिए वैलिड होगा, किस पदार्थ के लिए वैलिड नहीं होगा। अभी हम एडवांस में बता देंगे कि हुक का नियम जो है वो आइसोट्रोपिक के लिए वैलिड होगा, होमोजेनियस के लिए वैलिड होगा, लीनियर इलास्टिक के लिए वैलिड होगा। तो आप समझ नहीं पाएंगे कि लीनियर इलास्टिक क्या है, होमोजेनियस क्या है, आइसोट्रोपिक क्या है। तो चीजों को हम आगे बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा हुक का नियम जो है आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस और लीनियर इलास्टिक के लिए वैलिड होता है, लेकिन ये तीनों चीजें हम आपको आगे बताएंगे। अभी मिथिलेश मिथिलेश वर्मा और उपेंद्र कुमार सेल्फ वेट को कंसीडर ना करें, ठीक है। आगे देखिए, तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू जीरो जब हुआ तो इसकी लंबाई में वृद्धि जीरो हो गई और इस पॉइंट को कहा गया कि ये जो हमारा पॉइंट है ये ओरिजिन पॉइंट है। इसको क्या नाम दिया गया, ओ पॉइंट, और इसे कहा गया है ओरिजिन पॉइंट। बात क्लियर है। अब देखा जाए, अब हुक के अनुसार यंग ने धीरे धीरे लोड लगाना शुरू किया। अब देखिए ध्यान से, जो लोड लगाया जा रहा है ये काल्पनिक लोड है, जो लंबाई बढ़ रही है भी एक काल्पनिक। यहां पर लोड लगाया गया और लोड लगाने के बाद इसकी लंबाई बढ़नी शुरू हो गई। तो लंबाई जो बढ़ रही है इसको हम अलग कलर से शो कर दे रहे हैं। यहां पर ये लंबाई बढ़ रही है। सपोज दैट लंबाई देखा जाए तो कैसे बढ़ी, यहां पर जो फोर्स लग रहा है, यह फोर्स सपोज दैट 1 kg लगाया गया, 1 kg लगाया गया, तो लंबाई में जो वृद्धि हुई 0.1 mm हुई। 2 kg लगाया गया तो जो वृद्धि थी 0.2 mm हुई। इस तरीके से लोड को बढ़ाते बढ़ाते 5 kg तक बढ़ाए, डिफॉर्मेशन का मान 0.5 मिलीमीटर हुआ और 6 kg का लोड लगाने के बाद डिफॉर्मेशन 0.6 मिलीमीटर पाया गया।
इसको लिखा गया ए पॉइंट। एक केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी इस तरह से लोड लगा, और जैसे जैसे हम लोड का मान बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे पदार्थ में डिफॉर्मेशन का मान भी बढ़ता चला जा रहा था। ये डिफॉर्मेशन है किसमें? मिलीमीटर में, एमएम में है। लेकिन एक चीज और देखने को मिल रही थी कि जैसे 1 केजी का जब लोड लगाया गया, इस पर लटकाया गया था, तो पदार्थ की लंबाई इतनी बढ़ी थी, पक्का ना? और जैसे यहां से लोड को हटाया जा रहा था तो बॉडी फिर से वापस अपने ओ पॉइंट पर पहुंच जा रही थी। जैसे ही 2 केजी तक लोड लगाया गया और यहां से लोड को हटाया गया, फिर से बॉडी 2 से कहां पहुंच जा रही थी? ओ पर पहुंच जा रही थी। 3 केजी लगाया गया, 4 केजी लगाया गया, 5 केजी लगाया गया, और 6 केजी तक लोड को जब लगाया गया और यहां से लोड को हटाया गया, तो बॉडी फिर से वापस अपने पुराने पोजीशन यानी कि ओ पर पहुंच जा रही थी। बात क्लियर है? यानी कि यहां तक लोड लगाने के बाद यदि हम लोड को हटा ले रहे थे तो बॉडी फिर से अपने पुरानी पोजीशन पर वापस आ रही थी। इसका मतलब है कि यहां तक जो डिफॉर्मेशन हो रहा था यह इलास्टिक था या प्लास्टिक था? तो आप फटाक से बताएंगे कि यहां से यहां तक जो डिफॉर्मेशन हो रहा था ये इलास्टिक था। कितने लोगों को डाउट है? बात क्लियर है? यहां तक एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा था, बहुत आराम से इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा था, और लोड को हटाने के बाद बॉडी फिर से वापस चली जा रही थी। यह भी देखने को मिल रहा था कि जैसे जैसे हम लोड को बढ़ा रहे हैं, 1 केजी पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पर, इस तरह से जैसे जैसे लोड का मान बढ़ा रहे थे वैसे वैसे उसी के अनुपात में डिफॉर्मेशन का मान भी बढ़ रहा था, राइट ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि डिफॉर्मेशन का मान भी उसी रेंज में बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है ये, ध्यान रखिएगा, जिस हिसाब से हम फोर्स लगा रहे हैं उसी अनुपात में हमारी लंबाई बढ़ रही है। यानी कि यदि फोर्स बढ़ेगा तो विकृति बढ़ रही है। क्योंकि यहां पर फोर्स और विकृति की बात की जा रही है, स्ट्रेस नहीं आ रहा है। लेकिन हम अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में क्या बढ़ेगा भैया? हमारा स्ट्रेस भी बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स अपान एरिया। और एरिया कौन सा ले रहे हैं? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि कभी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा भैया? क्योंकि हम जो ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपान एरिया। कौन सा एरिया? पहले वाला एरिया, ओरिजिनल एरिया। इसका मतलब जैसे जैसे फोर्स बदलेगा, जैसे जैसे फोर्स बदलेगा, या अपान ए जो लिखा जाता है, इसमें ए को कांस्टेंट कर दिया गया है, केवल क्या चेंज होगा? एफ चेंज होगा, और इसे क्या कह दिया गया है? स्ट्रेस कह दिया गया है। इसका मतलब है जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा। क्यों होगा? क्योंकि एरिया को कांस्टेंट कर दिया गया है। तो इसका मतलब हम इसे कंसीडर कर सकते हैं स्ट्रेस के रूप में, राइट ना? लेंथ बढ़े और चाहे घटे, लेकिन हम एरिया कौन सा लेंगे? पहले वाला ही एरिया लेंगे, चूंकि हमने पहले ही कह दिया है कि यह ग्राफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में बनाया जा रहा है। और हमने आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन ये पहले लेक्चर में ही आपको बता दिया है, राइट ना? आइए अब देखिए जरा, तो ये जो पूरा का पूरा डिफॉर्मेशन पाया गया, ये कैसा डिफॉर्मेशन था भैया? ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन था। और इस ग्राफ को हम यहां से यहां तक बना दे रहे हैं। यह ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा में प्राप्त किया गया, और यहां से यह ग्राफ ऊपर की ओर ऐसे जा रहा था, राइट ना? ये यहां से ओ पॉइंट से लेकर के, और ये पॉइंट कौन सा आ गया था भैया? ए पॉइंट तक। ओ पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट तक, ओ से लेकर के ए तक, ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। यहां तक हम लोड को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और पदार्थ में हुआ क्या? पदार्थ में देखा गया कि जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे थे वैसे वैसे पदार्थ की लंबाई बढ़ती जा रही थी, और लोड को जैसे हटाते थे बॉडी फिर से वापस अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जा रही थी। अब जगह देखा जाए, हुक ने यंग से कहा थोड़ा सा लोड को और बढ़ाओ, लोड को थोड़ा सा और बढ़ाओ। लोड को पूरी कहानी सुनने के बाद ग्राफ पर फोकस करेंगे आप। कोई ये नहीं कहेगा बीच में ग्राफ किताब में ऐसे दिया गया है। आप पहले यहां का पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, तब आप कमेंट करेंगे कि यहां पर ये चेंजेस हैं, राइट ना? ये इलास्टिक जोन है, ये प्रोपोर्शनल जोन है, ये इम्प्रोपोर्शनल जोन है। इन सारी चीजों के बारे में आप बीच में नहीं बोलेंगे, लास्ट में बोलेंगे, ठीक ना? तो आगे देखा जाए, आगे जब हुक ने आदेश दिया यंग को कि लोड को बढ़ाया जाए, तो लोड को बढ़ाने में क्या किया गया? आगे देखिए,
लोड को बढ़ाने की जब बात आई तो यहां पर लोड का मान सीधे बढ़ा दिया गया, 7 केजी कर दिया गया। 7 केजी जैसे किया गया तो देखा गया कि डिफॉर्मेशन का मान यहां पर जो 0.7 होना चाहिए था वो 0.7 ना होकर के इससे कुछ कम था, 0.68 या 0.67 पाया गया। सपोज दैट 7 केजी लोड लगाने के बाद यहां से जब लोड को रिमूव किया गया तो बॉडी वापस तो गई लेकिन पूरी तरह से वापस नहीं जा पाई। वापस गई लेकिन पूरी तरह से वापस नहीं जा रही थी। यानी कहां तक पूरी तरह से वापस जा रही थी? 6 केजी तक पूरी तरह से वापस जा रही थी, लेकिन 6 केजी से ज्यादा लोड जैसे लगा दिया गया, अब बॉडी पूरी तरह से वापस जाना बंद कर दी। यानी कि कुछ मात्रा में रुक जा रही थी, यहीं पर जाकर के रुक जा रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम इससे आगे निकल गए तो अब बॉडी में कहीं ना कहीं प्लास्टिसिटी जनरेट हो रही है, जो कि पदार्थ को पूरी तरह से सिकुड़ने से रोक रही है। यानी कि अब देखा जाए तो ये जो 6 केजी का लोड था, यहां तक तो बॉडी पूरी तरह से इलास्टिक थी। कहां तक थी भैया? 6 केजी तक इलास्टिक थी। तो यहां से लेकर के यहां तक बॉडी पूरी तरह से अगर इलास्टिक थी तो इस रेंज को कहा गया है इलास्टिक रेंज। यानी कि ग्राफ में अगर देखा जाए तो ग्राफ में जो 0 से लेकर के ए तक बना हुआ है, ओ से ए तक का जो रेंज है, इस रेंज को हम कह सकते हैं इलास्टिक रेंज, या इसी को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। बात क्लियर है? इलास्टिक लिमिट के बाद जब लोड को बढ़ाना शुरू किए, 7 केजी का लोड लगाए, तो बॉडी पूरी तरह से वापस नहीं गई, कुछ कम जा रही थी, थोड़ा सा यही रुक जा रही थी। बात क्लियर है? और यहां पर जो डिफॉर्मेशन जिस अनुपात में होना चाहिए था, वहां डिफॉर्मेशन भी उस अनुपात में नहीं हो पा रहा था। आगे देखा गया क्या हुआ, लोड का मान और बढ़ाया गया, 8 केजी किया गया। 8 केजी के बाद देखा गया डिफॉर्मेशन 0.8 होना चाहिए था, लेकिन डिफॉर्मेशन का मान 0.73 के आसपास पाया गया। अब यहां से जब लोड को हटाया गया तो बॉडी वापस गई, लेकिन इतनी दूरी तक ही रुक गई, यहीं पर रुक गई। पहले 7 केजी तक जब हम लोग खींच करके छोड़ रहे थे तो यहां तक वापस गई थी, बहुत कम वापस नहीं गई थी। लेकिन जब 8 केजी लगा करके और लोड बढ़ा दिए तो बॉडी को यहां से जब फोर्स से रिमूव कर रहे हैं तो ये बॉडी वापस गई, लेकिन पूरी तरह से वापस नहीं जा रही है। ऐसे ही जब हम 9 केजी का लोड लगा दिए, राइट ना, तो यहां पर डिफॉर्मेशन सपोज दैट 0.81 हुआ, और यहां से लोड को हटाने के बाद बॉडी वापस गई, लेकिन बहुत कम वापस जा रही है और इतना ज्यादा वापस नहीं जा रही है। ऐसे ही 10 केजी, 11 केजी, और करते करते जब हम पहुंच गए 12 केजी लोड लगाए तो डिफॉर्मेशन 0. सपोज दैट 1.12 के आसपास हो गया, राइट ना। कितना लोड लगाने पर? 12 केजी का लोड लगाने पर डिफॉर्मेशन इतना हो गया, और यहां से जब लोड को हम रिमूव किए तो बॉडी ऊपर की ओर वापस नहीं गई। ध्यान दीजिएगा, ए से लेकर के बी तक के जोन को ध्यान दीजिएगा। जब तक हम ए तक खींच रहे थे बॉडी को तो पूरी तरह से वापस जा रही थी। अब ए से बी के बीच में जब हम जा रहे हैं, ए से बी के बीच में जब जा रहे हैं तो यहां से थोड़ा सा यहां तक खींचे और छोड़े तो वापस गई, लेकिन थोड़ा सा वापस नहीं गई। और जैसे जैसे हम इसको नीचे तक खींचते जा रहे हैं, वैसे वैसे बॉडी को जैसे ही फोर्स से मुक्त कर रहे हैं, बॉडी वापस तो जा रही है लेकिन पूरी तरह से वापस नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि बॉडी में कहीं ना कहीं धीरे धीरे इलास्टिसिटी कम हो रही है और प्लास्टिसिटी उसका रूप लेते चली जा रही है। अगर हम पूछें कि ए पॉइंट पर क्या है तो आप बताएंगे ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी 100% है। लेकिन अगर हम बी पॉइंट पर बात करें और ये कह दें कि यहां से बल को हटाने के बाद बॉडी वापस जाना बंद कर दी, यानी कि बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ रही है, तो इसका मतलब है कि बी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो आप बताएंगे कि यहां पर इलास्टिसिटी कितना परसेंट हो गई? 0% हो गई। बोले भैया सिकुड़ने की क्षमता यहां पर 100% थी और यहां पर सिकुड़ने की क्षमता 0 हो गई है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक इधर की ओर बढ़ने पर इलास्टिसिटी का मान धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि प्लास्टिसिटी का मान बढ़ रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखा जाए तो पदार्थ की प्लास्टिसिटी का मान कितना हो गया है? 100% हो गया है। कहां से कहां तक? ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाने पर। यहां पर देखिए, यहां पर प्लास्टिसिटी 0 थी,
यहां पर प्लास्टिसिटी 0 थी। प्लास्टिसिटी का मान 0 से कितना हो गया 100%। इलास्टिसिटी 100% थी, वो कितना हो गई 100 से 0% हो गई। इसका मतलब है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाने पर क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी का मान 100 से 0 जबकि प्लास्टिसिटी का मान 0 से 100 हो रहा है। सिंपल सी बात है, यह कह सकते हैं कि यहां से यहां तक आने में पदार्थ में धीरे धीरे इलास्टिसिटी की कमी होती जा रही है और प्लास्टिसिटी के मान में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। इसका मतलब है कि यहां पर देखा जाए, यह एक ऐसा जोन है जिसमें पदार्थ इलास्टिक भी है और प्लास्टिक भी है, यानी कि इस ए से बी तक के इस रेंज को हम इलास्टोप्लास्टिक रेंज कह सकते हैं। जबकि ओ से लेकर के ए तक के बीच के रेंज को क्या कहेंगे, केवल केवल इलास्टिक कहेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी पूरी तरह से वापस जा रही है और इसकी बॉडी पूरी तरह से वापस नहीं जा रही है। इसलिए ए से बी तक के इस रेंज को क्या कहा जाएगा भैया, ए से बी तक के रेंज को हम कहेंगे इलास्टोप्लास्टिक। डिफॉर्मेशन मतलब लेंथ में इंक्रीमेंट है ना सर, शरद सिंह? हाँ हाँ जी, डिफॉर्मेशन का मतलब लंबाई में वृद्धि। यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर है भैया। इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ और अब क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। और इसी चीज को यदि हम यहां पर कर्व में दिखाएं, इस डायग्राम में दिखाएं, तो यहां पर देखने को क्या मिला, देखने को यह मिल रहा है कि यह डायग्राम थोड़ा सा चेंज हुआ और यहां से आगे बढ़ करके यह डायग्राम ए के बाद इस तरह से कर्वेचर में जाने लगा। और ये पॉइंट मिल गया बी। बात क्लियर है? ए पॉइंट, बी पॉइंट। ए पॉइंट क्या है, ये जो ए पॉइंट है इस पॉइंट को कहा गया है इलास्टिक लिमिट। और ये जो बी पॉइंट है इस पॉइंट को अभी हम चर्चा करेंगे क्या कौन सा पॉइंट है, राइट ना। तो यहां से ए से लेकर के बी तक देखा जाए, धीरे धीरे पदार्थ की इलास्टिसिटी कम होती जा रही है और प्लास्टिसिटी का मान बढ़ता चला जा रहा है। और बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते पदार्थ पूरी तरह से प्लास्टिक बन जाता है, पूरी तरह से प्लास्टिक बन जाता है। बात क्लियर है? तो ए पॉइंट को तो कहा गया इलास्टिक लिमिट पॉइंट और इस जोन को कहा गया है इलास्टिक जोन। ए से बी तक के बीच का ये जो जोन है, इस जोन को इलास्टोप्लास्टिक जोन कहते हैं, जबकि बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहा जाता है। तो अभी हम आगे बातचीत करने वाले हैं कि बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट क्यों कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये यहां से यहां तक ग्राफ कैसे बना और यहां से यहां तक कैसे बना। यहां तक जिस हिसाब से, जिस अनुपात में लोड लगा रहे थे, उसी अनुपात में डिफॉर्मेशन हो रहा था। यानी कि यहां पर फोर्स जो था वो विकृति के सीधे समानुपाती था। यानी कि फोर्स अगर विकृति के सीधे समानुपाती है, इसका मतलब है कि फोर्स बटा एरिया भी विकृति के सीधे समानुपाती होगा। और फोर्स बटा एरिया को हम न्यूमेरिकल मान के तौर पर अगर लें तो वह स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, पक्का ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जितना बढ़ेगा उतना ही, फोर्स जितना बढ़ेगा, फोर्स, देखो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा और जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा तब क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। आगे देखते हैं। तो ओ से ए इलास्टिक जोन है, इसमें ये रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है, राइट ना। यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक संबंध है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। इस पर भी हम बातचीत आगे करने वाले हैं। ए से बी तक के बीच के जोन को इलास्टोप्लास्टिक जोन कहा गया है, इलास्टोप्लास्टिक जोन कहा गया है। और बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट के नाम से नवाजा गया है। ग्राफ अभी हम बनाने के लिए टाइम देंगे आपको, परेशान ना रहिए, ठीक है। अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, तब जाके ग्राफ कंप्लीट होगा, राइट ना। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी कि यहां से ओ से लेकर के बी तक जब हम पहुंचे हैं तो ये सारे के सारे प्रोग्राम यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अब देखा जाए क्या हुआ। इस चीज को हम थोड़ा सा पीछे कर दें।
आगे बनाते हैं फिर से, राइट ना। हम बी तक पहुंच चुके हैं, अब बी के आगे की बात देखिए जरा। बी के आगे की बात, ये लाइन यहीं पर खींच करके इसको समाप्त कर देते हैं। अब आप बी के आगे की बात समझेंगे। ये पॉइंट आपका बी पॉइंट था, लोड लगा था कितना, 12 केजी का, राइट ना। 12 केजी का जब लोड लगा था तो बॉडी बी पॉइंट तक पहुंच गई थी। बिल्कुल वही दिखाया गया है जो यहां पर लिखा गया है, बी पॉइंट 12 केजी, राइट ना। प्लास्टिसिटी 100%, इलास्टिसिटी 0% और डिफॉर्मेशन 1.12 मिलीमीटर के अराउंड लिखा गया है। तो यहां पर देखिए, बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद देखा गया कि बी पॉइंट पर जब हम पहुंच गए हैं तो यहां के बाद क्या देखा गया, हुक ने कहा यंग से कि लोड का मान और बढ़ाओ। अच्छा ये बताओ, 12 केजी का लोड हटाने के बाद क्या बॉडी वापस जा रही थी? आप लोग जवाब दीजिए। 12 केजी का लोड हटाने के बाद क्या बॉडी वापस जा रही थी? नहीं। अगर बॉडी वापस नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से क्या बन चुकी है, प्लास्टिक बन चुकी है। अगर हम इससे ज्यादा लोड बढ़ाएंगे तो उसमें अब जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो पूरी तरह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि वो इलास्टिक नहीं हो सकता है। ये वाला जोन इलास्टिक, ये वाला जोन इलास्टोप्लास्टिक। अब इसके आगे जो भी जोन आएगा वो सारे के सारे जोन कौन से होंगे, वो सारे के सारे जोन प्लास्टिक जोन होंगे। देखिए उसमें क्या बिहेवियर मिला। बिहेवियर ये मिला कि जैसे हुक ने कहा कि लोड को और बढ़ाओ तो यंग ने फटाक से कहा गुरुजी ठीक है, हम लोड को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन देखने को क्या मिला, देखने को ये मिला कि यंग जैसे ही 12 केजी से हल्का सा लोड को बढ़ाने वाले थे तब तक पदार्थ की लंबाई लगातार अपने आप बढ़ना शुरू हो गई थी। 12 केजी से जैसे ही 50 ग्राम 100 ग्राम ही ज्यादा किए थे तब तक पदार्थ की लंबाई लगातार बढ़ती चली जा रही थी। बात समझ आ रही है? यानी कि वो रुक नहीं रही थी। जैसे ही इन्होंने 12 को 12.5 केजी या 13 केजी के बराबर किया तो पदार्थ की लंबाई लगातार बढ़ती चली जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिना लोड बढ़ाए ही पदार्थ की लंबाई बढ़ती चली जा रही थी। तब देखा कि ऐसा ना करें, कुछ और जुगाड़ किया जाए। तो देखिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने क्या किया, देखा कि पदार्थ की लंबाई जब खुद बढ़ रही है तो पदार्थ की लंबाई 12 केजी पर जब अपने आप बढ़ने लगी, 12 केजी लोड लगाने के बाद पदार्थ बन गया, प्लास्टिक बन गया। और प्लास्टिक बनने के बाद जब पदार्थ की लंबाई अपने आप बढ़ने लगी तो उन्होंने क्या किया, लोड के मान को कम करना शुरू कर दिया। 12 के बजाय 11 केजी कर दिया। तब देखा कि डिफॉर्मेशन में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। 1.12 जो था 1.2 हो गया। अभी भी पदार्थ की लंबाई लगातार बढ़ती जा रही थी, लोड कम करने के बावजूद भी। 10 केजी किया गया तब भी डिफॉर्मेशन बढ़ रहा था, 9 केजी किया गया तब भी डिफॉर्मेशन बढ़ रहा था। और क्या देखा गया कि यहां पर हम 8 केजी तक करते जा रहे हैं तब भी डिफॉर्मेशन का मान बढ़ता हुआ चला जा रहा था। इस पॉइंट के बाद ऐसा ग्राफ मिला, देखिए जरा, ये है स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस को अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ये फोर्स है, फोर्स अपॉन एरिया कह सकते हैं। आप इंटरनल फोर्स कहते हैं, लेकिन यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाएगी वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर ली जाएगी। और जिसमें एरिया कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। बात क्लियर है? अब देखिए यहां पर हुआ क्या कि हम फोर्स के मान को कम कर रहे हैं, फोर्स के मान को कम कर रहे हैं, लेकिन विकृति का मान बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां पर डायग्राम जो मिला वो डायग्राम थोड़ा सा चौंकाने वाला मिला। और चौंकाने वाले डायग्राम में यहां से आगे क्या डायग्राम जो मिला वो इस तरह से मिला। यानी कि जो बी पॉइंट था आपका, ये सबसे ऊंचा पॉइंट था। और यहां पर जाकर के एक पॉइंट मिला हमारे पास, सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिला भैया? सी पॉइंट मिला। ये जो इतना बड़ा ग्राफ बन रहा है वो वास्तव में इतना बड़ा नहीं बनता, बहुत छोटा सा बनता है। आगे भी हम बातचीत करेंगे। तो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का जो ग्राफ मिल रहा है ये देखा जाए कैसे मिला। बी पॉइंट पर पदार्थ पूरी तरह से प्लास्टिक हो चुका था और अब वो लगातार बढ़ना शुरू कर दिया। यहां से लोडिंग का मान कम करने के बावजूद भी, लोड का मान कम करने के बावजूद भी पदार्थ की लंबाई लगातार बढ़ती चली जा रही थी। बात क्लियर है? लोड का मान कम करने के बावजूद भी, जैसे जैसे लोड का मान कम कर रहे थे लेकिन तब भी पदार्थ की लंबाई बढ़ती जा रही थी। आप धीरे से
धीरे से कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जोन पाया जा रहा था, यदि हम 10 केजी से लोड को हटा देते, यहां से लोड को हटा दें अगर, तो क्या पदार्थ वापस ऊपर आएगा कि वहीं का वहीं रुक जाएगा? पदार्थ वापस आएगा या नहीं आएगा? कहां से? इस 10 केजी को अगर हम हटा लेते हैं तो बॉडी वापस जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब है कि बी पॉइंट पर पदार्थ अगर पूरी तरह से प्लास्टिक बन चुका है तो डेफिनेटली यहां के बाद अगर हम देखें तो पदार्थ में कौन सा गुण रहेगा? प्लास्टिक का गुण तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि वो वापस नहीं आ सकती है। लेकिन उस प्लास्टिक में भी एक ऐसी प्रॉपर्टी पाएगी कि लोड के मान को कम करने के बावजूद भी पदार्थ यदि अपनी लंबाई को लगातार बढ़ाती जाती है तो ऐसी बॉडी को ईल्ड कहते हैं, या इस पूरे प्रोसेस को ईल्डिंग कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है यील्डिंग क्या होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें लिखा रहेगा कि लोड के मान को कम करने के बावजूद भी पदार्थ की लंबाई यदि बढ़ती जाए तो इस जोन को किस नाम से जाना जाता है? तो आप फटाक से बताएंगे, इस जोन को हम यील्डिंग जोन के नाम से जानते हैं। यील्डिंग जोन। यील्डिंग क्या है? यील्डिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें पदार्थ में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, वो भी लोड के मान को कम करने के बावजूद भी, राइट ना? तो ये यील्डिंग है, पदार्थ में क्या हो रहा है? यील्डिंग है। अगर कोई कहता है यील्डिंग किस प्रकार का डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक है या प्लास्टिक, तो आप बताएंगे यील्डिंग एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। यील्डिंग क्या है? एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। यह प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? बी पॉइंट से शुरू होती है और कहां पर जाकर के खत्म हो जाती है? सी पॉइंट पर जाकर के खत्म हो जाती है। इसलिए ये दोनों के दोनों पॉइंट, बी और सी, ये दोनों पॉइंट यील्ड पॉइंट कहलाते हैं। यील्ड पॉइंट। इसमें से जो पहले मिलता है उसको हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट और नीचे वाले को कहा जाता है लोअर यील्ड पॉइंट। यानी अगर नाम लिखा जाए यहां पर बी का तो आप बताएंगे अपर यील्ड पॉइंट और सी पॉइंट को बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट, जबकि ए पॉइंट को इलास्टिक लिमिट पॉइंट कह सकते हैं। इलास्टिक लिमिट पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, सी पॉइंट पर लोअर यील्ड पॉइंट कहा गया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए। एनी डाउट? ठीक है। ये जो डाटा इसमें लिया गया है ये केवल आपको समझाने के लिए लिया गया है, इसका न्यूमेरिकल मान से कोई संबंध ना रखिए आप। अभी जो फिक्स्ड डाटा इसका है, एक्चुअल जो डाटा है उसको हम यहाँ पर लिखवाएंगे, कितने परसेंट पर क्या क्या स्टूडेंट मिल रहा है। ये काल्पनिक है पूरी तरह से, ये केवल आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना? तो इस डाटा को लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना रहिएगा। अभी जोन वाइज लिखवा देंगे, पॉइंट वाइज लिखवा देंगे, अभी हम इस टेबल के बारे में पूरी चीज बताएंगे आपको। आप केवल थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो देखिए जरा क्या हुआ। ये जो हमारा 8 केजी का लोड लगा, यहां पर बॉडी पहुंच गई कहां पर? सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर बी से सी तक हुआ क्या? बी से सी तक लोड के मान को कम करते गए और देखा गया कि लोड को जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं पदार्थ की लंबाई लोड कम करने के बावजूद भी बढ़ती चली जा रही थी, और 8 केजी के लोड के बाद जैसे हम लोड को कम किए तो बॉडी रुक जा रही थी। यानी कि 8 केजी से जैसे ही 7.5 केजी कर रहे थे तो बॉडी रुक जा रही थी, लेकिन 8 केजी कर रहे थे तो देखिए क्या ड्रामा हो रहा था, राइट ना? तो 8 केजी तक लोड को घटाने के बावजूद भी पदार्थ की लंबाई में लगातार वृद्धि होती चली जा रही थी। फिर देखा गया कि 8 केजी पर जब हम सी पॉइंट पर पहुंच गए थे, उसके बाद देखा गया कि लगभग लगभग 8 केजी के मान को यदि हम कायम रखें, 8 केजी के मान को ना बढ़ाएं और ना घटाएं, उसी 8 केजी पर यदि हम रहते हैं तो देखने को मिला एक अजीबोगरीब टाइप का केस। और 8 केजी के बल पर ही लगातार 8 केजी का ही फोर्स लगा हुआ था और पदार्थ की लंबाई लगातार बढ़ती चली जा रही थी। कहां पहुंच गए थे? सपोज दैट 2.1 पर पहुंच गए। लोड कितना है? 8 केजी। दो प्रकार के जोन मिले। पहले में लोड के मान को कम करते जा रहे थे तो पदार्थ की लंबाई बढ़ रही थी, लेकिन 8 केजी के बाद पदार्थ में क्या हुआ कि लोड के मान को नहीं बढ़ा रहे हैं,
स्ट्रेस का मान कांस्टेंट है, लेकिन क्या देखा गया कि पदार्थ की लंबाई लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी। ये डायग्राम कैसे बना? ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बना, सी पॉइंट से डी पॉइंट का। लोड का मान नहीं बढ़ाया गया और ना ही घटाया गया, लोड के मान को कांस्टेंट रखा गया। देखा गया कि पदार्थ की लंबाई में लगातार विकृति होती चली जा रही है। यह भी एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि बी से सी क्या है तो भी प्लास्टिक है, और सी से डी क्या है तो भी क्या है, प्लास्टिक है। ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, लेकिन इसमें देखा जाए ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को स्पेशल नाम दिया गया है यील्डिंग जोन। कौन सा नाम दिया गया भैया? ये वाला जो जोन है, ये वाला यील्डिंग जोन है। जबकि यहां से यहां तक के डिफॉर्मेशन को यदि किसी बॉडी में कांस्टेंट स्ट्रेस पर लगातार डिफॉर्मेशन हो रहा हो, वो भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा हो, तो इस प्रकार के डिफॉर्मेशन को परफेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। इस प्रकार के डिफॉर्मेशन को क्या कहेंगे भैया? परफेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। तो ये जो सी से डी तक का जो जोन आया, ये भी प्लास्टिक जोन ही है, लेकिन इसका अलग से नाम रखा गया परफेक्ट प्लास्टिक जोन। सी से डी परफेक्ट प्लास्टिक जोन। कहां से कहां तक भैया? सी से डी तक का जो जोन पाया गया, इसे कहा गया है परफेक्ट प्लास्टिक जोन। क्लियर है? फिर से आ जाते हैं उसी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। राइट ना? 8 केजी का लोड लगाने के बाद 2.1 का डिफॉर्मेशन मिला था, लेकिन ध्यान दीजिए 8 केजी पर लगातार बॉडी बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। अब देखा जाए हुआ क्या। अगले पेज पर हम थोड़ा समझा रहे हैं, फिर बैक आएंगे इसी पर। हुआ क्या? जब हम 8 केजी का लोड लगाने के बाद 2.1 समथिंग का डिफॉर्मेशन कर चुके थे, तो मिला क्या कि जो पदार्थ पहले ऐसा था, जो तार ऐसा था हमारा, राइट ना, जिसमें मॉलिक्यूल्स इस तरीके से थे, इतने दूर दूर थे, जब इनके ऊपर लोड लगा करके इसको खींच दिया गया तो पदार्थ की लंबाई बढ़ गई, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच की दूरियां भी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। इस तरीके से हो जाएंगे। यह है जब फोर्स का मान 0 था, और यह है जब फोर्स का मान हम 2.1 यानी कि डी पॉइंट तक पहुंचा दिए हैं, तब की बात कर रहे हैं। 8 केजी लगा करके और डी पॉइंट तक बॉडी को पहुंचा दिए हैं, तब की बात है। नहीं, लिक्विडिटी नहीं आती भैया। किसी का क्वेश्चन है शरद सिंह का कि इसमें क्या लिक्विडिटी आ जाती है? नहीं, लिक्विडिटी नहीं आती है। ये पूरी तरह से सॉलिड रहता है, ये फ्लूइडिक फॉर्म में नहीं जाता, ठीक ना। देखिए जरा, जब यहां पर हम डी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो पदार्थ जो पहले ऐसा था अब वो बहुत लंबा हो जाता है और ये बिल्कुल पतला हो जाता है। पतले होने की वजह से पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, नया टर्म आ रहा है यहां पर। पदार्थ के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं। अच्छा, जब पदार्थ के बीच की दूरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पदार्थ गुस्सा करेगा। गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा भैया, बताओ? जबरदस्ती आपकी उंगली खींची जाए, टेढ़ी की जाए, मरोड़ी जाए तो आपको गुस्सा आएगा। जब पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरियां बढ़ाएंगे तो पदार्थ का एक एक अणु क्या किया? गुस्सा हुआ, स्ट्रेस जनरेट किया। इस स्ट्रेस जनरेशन के दौरान एक प्रकार की हीट जनरेट हुई। जब भी किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स को आप जबरदस्ती डिफॉर्म करते हैं तो वो एक प्रकार के हीट का उत्सर्जन करता है, हीट जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? एक छोटा सा एग्जांपल पर आप देख लीजिए। हमारे पास ये एल्युमिनियम की छोटी सी सीट है, इतनी बड़ी सी सीट है सपोज दैट, इसमें ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स, एक एल्युमिनियम का तार है समझ लो, ऐसे 4 मॉलिक्यूल्स बैठे हैं, ये 2 और बैठा देते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। इन सब के बीच की दूरियां बराबर है, तब बराबर है जब ये बिल्कुल सीधा है। किसी बंदे ने इसको मोड़ दिया ऐसे,
जब ऐसे आप मोड़ेंगे ना तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की दूरी घट जाएगी। यहां पर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल प्रसन्न थे, खुश थे। लेकिन जैसे ही आप यहां पर इसको मोड़ दिए तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अब मुंह बना लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। कंफर्म है? ये वाले क्यों गुस्सा हो जाएंगे भैया? क्योंकि आपने जबरदस्ती इनके बीच में डिफॉर्मेशन कर दिया है। अब क्या हुआ, किसी तरह से ये यहां पर एडजस्ट हुए थे, तब तक आपने क्या किया, इस तरह से इनको उल्टा फिर से मोड़ दिया। और जब आपने उल्टा मोड़ दिया तो क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर थे ये बेचारे पास पास हो गए, और जो पास पास आए थे ये क्या हो गए, दूर दूर हो गए। यदि आप इसी प्रक्रिया को बार बार ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो पदार्थ के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास दूर होते जाएंगे। क्या ऐसी कंडीशन में पदार्थ का मॉलिक्यूल्स खुश रहेगा या गुस्सा होगा? अब बताइए भैया, यदि हम ऐसा करेंगे तो पदार्थ का मॉलिक्यूल्स खुश होगा या गुस्सा होगा? जाहिर सी बात है गुस्सा होगा। और अगर ये गुस्सा होगा तो ये क्या करता है, एक प्रकार की हीट जनरेट करता है। इतना गुस्सा हो जाता है कि यह अपनी एनर्जी का लॉस करते हुए, अपनी इलास्टिसिटी को खोते हुए एक प्रकार की हीट जनरेट करता है, और यह हीट जाकर के इसके सरफेस पर जमा हो जाती है। इसकी सतह पर एनर्जी की एक लेयर जमा हो जाती है। ये एनर्जी की जो लेयर है ना, ये हीट की एक लेयर होती है, एनर्जी की एक लेयर जमा हो जाती है। जिसको यकीन ना हो ये गर्म होते हैं या पदार्थ के मॉलिक्यूल्स गुस्सा नहीं होते हैं, उन सभी भाई बंधुओं से थोड़ा सा गुजारिश है। क्या गुजारिश है कि आप जाकर के एल्युमिनियम की एक छड़ लीजिए इतनी बड़ी सी, और उसको 1 2 3 4 7 8 बार मोड़ करके और धीरे से अपने गाल पे टच कराइए, और कल के कमेंट में हमको लिख के बताइएगा कि आपको पता चला कि नहीं। धीरे से गाल में टच कराएंगे, 15 20 बार मोड़ करके और धीरे से गाल पे टच कराएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको इस बात की फीलिंग आएगी कि पदार्थ का मॉलिक्यूल गुस्सा हुआ था कि नहीं हुआ था। राइट ना? सर ये तार टूटता नहीं है 8 kg पर, लगातार लेंथ बढ़ाने के बाद भी। अभी कहां सो रहे हो शरद सिंह? हाँ देखो, सूरज शुक्ला बोल रहे हैं ये वाला प्रैक्टिकल हम किए हैं। तो जितने लोग प्रैक्टिकल किए हैं गर्म करके और टच कराने वाला, उन सबको पता है कि पदार्थ का मॉलिक्यूल गुस्सा होता है। यकीन हो गया भैया? ओके। तो इसका मतलब है कि एनर्जी की एक लेयर तब आती है, ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ में मॉलिक्यूल्स अपने मन से गुस्सा नहीं होता है, उसको जबरदस्ती गुस्सा दिलाया जाता है। गुस्सा हो जाओ, गुस्सा हो जाओ। और गुस्सा कब होता है? जब जब हम जबरदस्ती डिफॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर देखिए, जब किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा डिफॉर्म किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में एक प्रकार की हीट जनरेट करते हैं। ये हीट जो होती है यह इसके सरफेस पर एनर्जी की एक लेयर जमा कर देती है, ऊर्जा की एक लेयर जमा कर दी है। इस लेयर का मतलब केवल ये होता है प्रोटेक्शन, बचाव करना। राइट ना? आप अपनी बॉडी में देखिए, जब भी कभी आप गुस्सा होते हैं तो आपके बॉडी का एक एक रोम, एक एक मॉलिक्यूल्स क्या करता है, अंदर से हीट जनरेट करता है, और वह हीट पसीने के रूप में आपके सरफेस पर, पूरे सरफेस पर जमा हो जाती है। कब एनर्जी आती है, कब पसीना बनता है? जब आप गुस्सा होते हैं। जब आपके बॉडी का एक एक मॉलिक्यूल गुस्सा होता है तो आपके सरफेस पर एनर्जी की एक लेयर चढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप गुस्सा करेंगे तो आपकी अंदरूनी शक्ति कम होगी, लेकिन प्रोटेक्शन की एक लेयर बाहर में चढ़ जाती है। यह आपकी सुरक्षा कवच है कि आपको कोई भी बॉडी अगर बाहर से टच करती है तो वह आपका बचाव करती है। अजय कुमार, कुछ आप वॉइस में भेज रहे हैं लेकिन हमारे तक पहुंच नहीं पा रहा है। लोडिंग अनलोडिंग करने पर अभी हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक ना? तो वहां पर फटिक का एक और केस आएगा। ये वाला जो केस आएगा अभी आगे चल करके हम बात करेंगे, तो वहां पर फटिक का केस आएगा, तो थोड़ा सा वेट करिए अभी आप। हम केवल इस ग्राफ को समझाने के लिए जितनी बहुत नितांत आवश्यक चीजें हैं केवल उन्हीं को हम लेकर के चल रहे हैं। राइट ना? चूंकि ये सारी चीजें अभी हम आगे और आपको बताने वाले हैं। तो यहां से देखा जाए कि जब हम पदार्थ को इतना ज्यादा खींच दिए तो हुआ क्या, पदार्थ का मॉलिक्यूल्स गुस्सा हुआ, और इस गुस्से में इसने क्या किया कि अपनी सतह पर एनर्जी की एक लेयर जमा कर ली।
होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एनर्जी की लेयर है ये क्यों जमा हुई है। इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि पदार्थ में डिफॉर्मेशन का होना। पदार्थ पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन किया, फिर क्या किया, इलास्टोप्लास्टिक किया, फिर उसके बाद यील्डिंग जोन में गया और यील्डिंग के बाद परफेक्ट प्लास्टिक जोन हुआ। अब पदार्थ बिल्कुल पतला सा हो गया है, इतना पतला हो गया है कि अब वो हार मानने वाला था। तब पदार्थ का एक एक अणु, एक एक मॉलिक्यूल्स, रोम रोम इसका गुस्सा हुआ और एनर्जी की एक लेयर सरफेस पर जमा कर दिया। बात क्लियर है? हीट जनरेट हुई और पदार्थ के सरफेस पर एनर्जी की एक लेयर जमा हो गई। एनर्जी की लेयर जमा होने की वजह से क्या हुआ ये देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। हार्डनेस का मतलब होता है कड़ापन, जिसको आप बोलते हैं, लेकिन कठोरता बोलते हैं। लेकिन यहां पर देखिए जरा, कठोर का मतलब ये नहीं है, हार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप किन्हीं दो बॉडी को आपस में लड़ाइए और वो टूटे ना, ऐसा नहीं है। हार्ड का मतलब यहां पर है कि यदि हम किसी बॉडी को लें और उसके सरफेस को रगड़ें और सरफेस को रगड़ने के बाद यदि उसका सरफेस नहीं छिलता है या कम छिलता है तो ऐसी बॉडी को आप हार्ड मान लेंगे, राइट ना। इसकी टेस्टिंग के लिए क्या करना है, नई नई कोई दीवार बनी हो जिसकी चिनाई की गई हो, प्लास्टर ना किया गया हो, और अपना कपड़ा निकाल करके पीठ को जा करके ऐसे ऐसे रगड़ लो पीछे, राइट ना। 5-6 बार रगड़ो और फिर देखो अगर आपकी पीठ छिल जाती है तो आप कम हार्ड हैं और नहीं छिलती है तो ज्यादा हार्ड है। प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है। बात समझ में आ गई होगी क्या करना है। नई नई दीवार बनी हो, प्लास्टर ना हुआ हो, बढ़िया अपना बनियान निकालो और जा करके खूब बढ़िया दीवार में रगड़ लो। अगर पीठ छिल जाती है तो आप कम हार्ड हैं और नहीं छिलती है तो ज्यादा हार्ड है। बात क्लियर है? चोट नहीं मारना है किसी को, मुक्का मार के देखेंगे मजबूत है कि नहीं, नहीं, इससे हार्डनेस नहीं चेक होती। हार्डनेस किससे चेक होती है? फ्रैक्शन से चेक होती है, सरफेस फ्रैक्शन से चेक होती है। फोर्स लगा करके जिसके सरफेस पर जितना ज्यादा, आप देखो जो ऐसा करेगा वो पागल ही होगा। कौन कह रहा है? मिथिलेश वर्मा। अरे गधे, तो अपने पर जरूरी है ट्राई करना, दोस्त यार भी होते हैं। दोस्त यार किस दिन काम आएंगे तुम्हारे यहाँ? डिप्लोमा टाइम पे हॉस्टल में जितने भी इस टाइप के प्रैक्टिकल होते हैं वो सारे के सारे दोस्त लोगों पे अप्लाई किए जाते हैं। मिथलेश खुद ही जा करके प्रैक्टिकल करने तो हम क्या करें भैया। हाँ ठीक है, आगे देखो। तो कुल मिलाकर के हुआ क्या कि जब हम बात कर रहे थे जिसके सरफेस पर लोड लगाने से सतह कम छिलती है, इसका मतलब है वह ज्यादा हार्ड है। बात को समझिएगा, हम लिंक करने वाले इस ग्राफ से इस चीज को तभी बता रहे हैं, हार्डनेस, राइट ना। तो हुआ क्या, जब पदार्थ के सरफेस पर एनर्जी की एक लेयर जमा हो गई, एनर्जी की लेयर जमा होने के बाद जब हम इस तार को अब छीलना चाहते हैं, इसके ऊपर एक फ्रैक्शनल फोर्स लगाना चाहते हैं सतह पर, तो देखा यह गया प्रैक्टिकली कि अब इसके ऊपर फ्रैक्शनल फोर्स लगाने से पदार्थ कम छिल रहा है। पदार्थ जो पहले छिल रहा था जितना ज्यादा, अब इसके छिलने की क्षमता क्या हो गई है? कम हो गई है। ये कम छिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो ये हार्ड हो गया कि कम हार्ड हो गया? आप लोग बताएं भैया। यदि हम यहां पर देखें, इसके ऊपर एनर्जी की एक लेयर जमा हो गई और एनर्जी की लेयर जमा होने के बाद जब इसके ऊपर हम ब्लेड से या चाकू से छीलना चाहे तो यह कम छिल रहा था। इसका मतलब है कि इसकी जो भी हार्डनेस थी वो बढ़ गई या घट गई। जाहिर सी बात है, ज्यादा हार्ड हो गया, यानी कि इसकी हार्डनेस में इजाफा हो गया। बात क्लियर है? निधि मौर्य कह रही कम हार्ड। हे भगवान, सुबह सुबह कंडा बना के आई होंगी। अरे दूसरे सरफेस नहीं, चाकू से रगड़ो, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है हार्डनेस में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हार्डनेस में इंप्रूवमेंट का कारण क्या था? हार्डनेस में इंप्रूवमेंट का कारण था विकृति का होना। इतना ज्यादा डिफॉर्मेशन जो है इसी का होना। यानी कि हम देखें क्या हुआ, हुआ क्या, तो बात हुई कि सबसे पहले स्ट्रेन का मान बढ़ा। स्ट्रेन की वजह से क्या हुआ? हीट जनरेट हुई। हीट जनरेशन के बाद क्या हुआ? प्रोटेक्शन की एक लेयर बनी, राइट ना। और प्रोटेक्शन की लेयर के बाद क्या हुआ? सरफेस की
बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई भैया? सरफेस की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, और सरफेस की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? हार्डनेस बढ़ गया। तो कुल मिलाकर के बढ़ा क्या? हार्डनेस। किसके कारण? स्ट्रेन के कारण। इसलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम रखा गया है स्ट्रेन हार्डनिंग। दिखा दो बगल में जाके, बगल में वहां जो सीपी का बैठ दो, दिखा दो तुरंत तुरंत। बैठे रहो, तुरंत दिखाइए। हीट के बाद क्या लिखा है? हीट के बाद लिखा प्रोटेक्शन लेयर, राइट ना? स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेन से हीट जनरेट हुआ, हीट जनरेशन के बाद प्रोटेक्शन की लेयर बनी, प्रोटेक्शन की लेयर के बाद क्या हुआ? सरफेस की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। बियरिंग का मतलब है फ्रैक्शन को बियर करने की क्षमता बढ़ गई, जिसको कहा गया कि हार्डनेस में इंप्रूवमेंट हुआ। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो पूरी प्रक्रिया निकल के आई कि स्ट्रेन के कारण हार्डनेस में वृद्धि को कहा गया है स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग, फिर से बार समझेंगे पूरा प्रोसेस। पदार्थ में जब विकृति हुई, विकृतिकरण पदार्थ का मॉलिक्यूल्स एक प्रकार की हीट जनरेट किया, हीट जाकर के सरफेस पर जमा हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ? हीट के जमा होने के कारण क्या हुआ? पदार्थ के सरफेस की बियरिंग कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट हुआ, राइट ना? जिसे क्या कहा गया? हार्डनेस कहा गया है। इस पूरे प्रोसेस का नाम रखा गया है स्ट्रेन हार्डनिंग। इसकी शुरुआत होती है डी पॉइंट से। कहां शुरुआत होती है? डी पॉइंट से। डक्टाइल की बात हम कहाँ कर रहे हैं जी? शरद सिंह, तुम चाचा टाइप के हो क्या? ऊट पटांग जी लेके ना आओ, अभी डक्टाइल और ब्रिटल की बात अभी हम बाद में करेंगे। जब डक्टाइल पढ़ाएंगे तो आपको डक्टाइल समझ में आएगा, परेशान ना रहो, थोड़ा सा आगे मत भागो। तो अभी तक यहां तक बात समझ में आ रही है कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है। फिर से आ जाते हैं उसी ग्राफ में। ये जो आपका डी पॉइंट मिला था, इस डी पॉइंट पर ही ये सारे क्रियाकलाप स्टार्ट हो जाते हैं, और इस डी पॉइंट का नाम रखा गया है स्ट्रेन हार्डनिंग। इस डी पॉइंट का नाम है स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट। स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है। आगे देखिए, डी पॉइंट के बाद, डी पॉइंट पर जब पदार्थ की लंबाई बहुत बढ़ गई थी, अब क्या होने लगा? पदार्थ का एक एक मॉलिक्यूल्स अपने बीच की दूरी को बढ़ा चुका था, खूब बढ़ गया था। पदार्थ का मॉलिक्यूल्स यंग से कह रहा था, भाई साहब अब लोड मत लगाओ, अब हम टूट जाएंगे। लेकिन हुक और यंग ने मिल करके आगे क्या किया? हुक ने यंग से कहा, ऐसा है लोड के मान को और बढ़ाओ, लोड के मान को और बढ़ाओ। बात क्लियर है? यंग ने जैसे ही आदेश सुना और फटाक से आगे अब लोड का मान फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया। कहां से? 8 केजी से। 8 केजी से अब देखिए, जब लोड को बढ़ाया जाने लगा, फिर से लोड को बढ़ा रहे हैं, 9 केजी, 10, 11, 12। ये लोड जैसे जैसे बढ़ाते चले गए हम, वैसे वैसे पदार्थ में विकृति का मान तो बढ़ता चला गया, स्ट्रेन का मान बढ़ता चला गया, लेकिन पदार्थ के मॉलिक्यूल्स में वही चीजें, वही गुस्सा, वही आक्रोश बढ़ता चला गया।
यानी कि पदार्थ का मॉलिक्यूल्स अब लगातार हीट जनरेट करता हुआ चला जा रहा था और हीट के जनरेशन के कारण सरफेस पर एनर्जी का लेयर बढ़ता चला जा रहा था और हार्डनेस में लगातार इंप्रूवमेंट होता चला जा रहा था। यह प्रक्रिया देखा गया कि डी से ई तक जो प्रक्रिया चालू पाई गई, लोड के मान को बढ़ाने के बाद जो विकृति में इजाफा हो रहा था, इस चीज को यहां पर जब रिकॉर्ड किया गया, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जब रिकॉर्ड किया गया, तो यह ग्राफ कुछ इस तरीके से पाया गया। इस तरीके से ये पाया गया, राइट ना। यहां पर देखा गया कि डी पॉइंट से जो ई पॉइंट मिल रहा है, डी पॉइंट से जो ई पॉइंट हमारा मिल रहा है, यहां पर अब स्ट्रेन का मान तो बढ़ भी रहा है और स्ट्रेस का मान भी बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्राफ बिल्कुल ए से बी के जैसा है। अंतर क्या है, ए से बी के बीच में जो पदार्थ में डिफॉर्मेशन हो रहा था वो पूरी तरह से ना ही इलास्टिक था ना ही प्लास्टिक था, इलास्टो प्लास्टिक था। लेकिन यहां पर जो ग्राफ मिल रहा है ये पूरी तरह से क्या है, प्लास्टिक है। लेकिन प्लास्टिक में क्या हो रहा है, प्लास्टिक में यहां से स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हुआ था और इस ई पॉइंट पर जाते जाते, ई पॉइंट पर जाते जाते पदार्थ का एक एक अणु ये कहने लगता है कि अब हम इससे ज्यादा लोड बियर नहीं कर सकते हैं। अधिकतम लोड पर, यानी कि जो 14 केजी या 15 केजी का जो लोड लगाया गया था, इस लोड पर पदार्थ का एक एक मॉलिक्यूल्स कहता है कि भाई साहब अब आप लोड लगाना बंद कर दीजिए, नहीं तो हम टूट करके दो टुकड़ों में हो जाएंगे। यहां पर देखा गया कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यानी कि डी से ई के बीच में क्या पाया गया कि यहां से यहां तक लगातार स्ट्रेन हार्डनिंग होता रहा। शुरू कहां से हुआ, डी पॉइंट पर, कहां तक, ई पॉइंट तक क्या होता रहा, लगातार पदार्थ के मॉलिक्यूल्स हीट का जनरेशन करते रहे और सरफेस की बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ती रही। इसे कहा गया कि स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। क्या नाम दिया गया भैया, इस डी से ई वाले जोन को एक नया नाम दिया गया और इसका नाम रखा गया स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ये वाला स्ट्रेन हार्डनिंग जोन नाम दे दिया गया। किसको बोला गया भैया, डी से ई पॉइंट तक। इस स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में स्टार्टिंग हुई थी डी पॉइंट से और ई पॉइंट पर जाते जाते पदार्थ का एक एक मॉलिक्यूल्स कहता है कि अब हम लोड बियर करने के लिए सक्षम नहीं है। इस पॉइंट पर देखा गया कि पदार्थ के द्वारा यह बियर किया जाने वाला सबसे अधिकतम स्ट्रेस था, सबसे अधिकतम स्ट्रेस था। इसलिए इस पॉइंट को नाम दिया गया अल्टीमेट पॉइंट। क्या नाम दिया गया, अल्टीमेट पॉइंट। ये जो अधिकतम सबसे ऊंचा पॉइंट पाया गया था, इस पॉइंट का नाम दिया गया था क्या, अल्टीमेट पॉइंट। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन, क्या अल्टीमेट पॉइंट पर पदार्थ टूट करके दो टुकड़ों में हो गया है या नहीं हुआ है? हमको तब तक लोड लगाना है जब तक कि पदार्थ टूट करके दो टुकड़ों में ना हो जाए, राइट ना। हम चाहते तो यहीं से लोड को बढ़ाते जाते, बी पॉइंट से लोड को कम ना करते, लेकिन लोड कम करने के बाद हमको कुछ नई प्रॉपर्टीज मिलने लगी जिसकी वजह से लोड के मान को कम किया गया, बढ़ाया गया। यानी कि यह प्रैक्टिकल केवल एक बार नहीं किया गया, बारंबार किया गया, बहुत बार किया गया, तब जाकर के ये चीजें निकली हैं। तो ये पदार्थ अभी टूटा नहीं है। कहां तक पहुंच गए हम लोग, ई पॉइंट तक पहुंच गए हैं। पदार्थ हाथ जोड़ करके, हुक से हाथ जोड़ करके, एक एक मॉलिक्यूल्स हाथ जोड़ करके कह रहा था हुक से कि अब लोड ना लगाओ नहीं तो हम टूट जाएंगे। हुक नहीं माने, हुक ने यंग को आदेश दिया लोड को बढ़ाया जाए। जैसे ही यंग ने तनिक भर लोड बढ़ाया तो पदार्थ का जो डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से नीचे की ओर भागने लगा। पदार्थ इतना पतला हो चुका था, इतना पतला हो चुका था कि थोड़ा सा लोड लगाने के बाद, ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां तक इसको खींच के लेके आ रहे हैं और लोड को अब हटा देंगे तो पदार्थ में सिकुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिकुड़ने की जो गुंजाइश थी वो बी के पहले तक थी, बी के बाद सिकुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। बात क्लियर है?
तो ई के बाद देखा गया जैसे ही थोड़ा सा लोड यहां पर बढ़ाया गया, ई के बाद जैसे ही थोड़ा सा लोड को बढ़ाया गया 14.1 के आसपास ही किया गया, तब तक पदार्थ की लंबाई अपने आप बढ़ने लगी। अब लोड को हम कम करते जाएंगे तब भी पदार्थ की लंबाई बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब लोड बियर करने की क्षमता इसमें नहीं थी, पदार्थ इतना पतला हो गया था, यानी कि देखा गया ई से एफ तक के इस जोन में देखा गया कि पदार्थ एकदम टूटा हुआ प्रतीत हो रहा था। टूटा हुआ का मतलब पदार्थ इतना पतला हो चुका था कि दिखाई नहीं दे रहा था। समझ रहे ना? हुक ने यंग से कहा, क्या पदार्थ टूट गया है? यंग ने धीरे से कहा, गुरुजी, टूटा हुआ सा प्रतीत हो रहा है लेकिन अभी टूटा नहीं है। यानी कि उसकी लोड बियर करने की क्षमता समाप्त हो चुकी थी, लोड बियर नहीं कर पा रहा था। बात क्लियर है? लोड बियर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर हम देखें क्या इसकी कनेक्टिविटी थी, तो हाँ, ये जुड़ा हुआ था, टूटा नहीं था। लोड वियर करने में सक्षम नहीं था, लेकिन पदार्थ टूटा नहीं था। पदार्थ टूटा हुआ सा प्रतीत हो रहा था परंतु टूटा नहीं था। इस जोन को नाम दिया गया नेकिंग जोन। इस जोन को नाम दिया गया क्या? नेकिंग जोन। नेकिंग जोन। और यहां से यहां तक जाते जाते पदार्थ इसके बाद टूट करके दो टुकड़ों में हो जाता है। किस पॉइंट पर? एफ पॉइंट पर। और इसे ही हम कह देते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, या इसी को फ्रैक्चर पॉइंट भी कहा जाता है। कहां पर? ई पॉइंट पर, सॉरी ई नहीं, एफ पर। एफ पर पदार्थ टूट करके दो टुकड़े में हो जाता है। तो इस जोन को क्या नाम दिया गया? नेकिंग जोन बोल दिया गया। बात क्लियर है? पदार्थ जाकर के एफ पर टूट के दो टुकड़ों में हो जाता है, जिसे नाम दिया गया है ब्रेकिंग पॉइंट, या हिंदी में कहते हैं भंजक बिंदु। ये पूरी कहानी थी। अब इस कहानी में बहुत सारे मोड़ हैं। अभी ये केवल एक नॉर्मल कहानी है, सबसे पहला ग्राफ हमने आपको पेश किया है। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस होने हैं, परेशान ना रहिएगा आप लोग। हाँ, सूरज शुक्ला कह रहे हैं कि इसे स्ट्रेन सॉफ्टनिंग भी कहा जाता है। बिल्कुल कह सकते हैं, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग कह सकते हैं, इधर स्ट्रेन हार्डनिंग है तो हाँ, टूटने ही वाला। ठीक है, होपफुली आपको ये बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अगर हम अब बात करें थोड़ा थोड़ा सा कि पॉइंट वाइज अगर हम नाम आपसे पूछें, तो आप सब नाम बिल्कुल याद कर लिए होंगे। मैं पॉइंट वाइज एक बार नाम आपको बता दे रहा हूं, फिर जोन वाइज नाम बताता हूं, फिर इसके बारे में डिटेल बताता हूं, फिर आगे चलते हैं लोग, राइट ना? आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अभी अभी हम इसके बारे में कल एक एक लाइन लिखवाएंगे, ठीक है? ओ से ए तक जा रहे हैं, तो ओ पॉइंट को क्या कहा गया है? ओरिजिन पॉइंट। याद करेंगे साथ में, ओ फॉर ओरिजिन पॉइंट, ए फॉर इलास्टिक लिमिट पॉइंट, बी फॉर अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक ना, अल्टीमेट पॉइंट, और ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट। ये इतने पॉइंट हैं। अब जोन देखा जाए, कुल मिलाकर के 3 जोन हैं। 3 जोन कौन कौन से? ओ से लेकर के ए तक, जहां तक पूरी इलास्टिसिटी थी, इस पूरे जोन को कहा गया है इलास्टिक जोन। कहां से कहां तक? अगर हम एक लाइन खींच दें, ये जो लाइन हमने खींचा है यहां से यहां तक, ये इलास्टिक जोन है। यहां से यहां तक इलास्टोप्लास्टिक जोन है, और इसके आगे का पूरा प्लास्टिक जोन है। इलास्टिक जोन, इलास्टोप्लास्टिक जोन, और आगे का पूरा प्लास्टिक जोन, राइट ना? इस प्लास्टिक जोन में बहुत सारे जोन हैं। इसको बोला गया है यील्डिंग जोन, परफेक्ट प्लास्टिक जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन,
और नेकिंग जोन। कभी कभी पूछ लिया जाता है which of following is not a part of plastic zone, which of following is not a part of, इनमें से कौन सा प्लास्टिक जोन का पार्ट नहीं है, राइट ना। तो उसमें ऑप्शन में देगा यील्डिंग जोन, परफेक्ट प्लास्टिक जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, और इधर से दे देगा कि लीनियर इलास्टिक जोन, राइट ना। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा जोन प्लास्टिक जोन के अंतर्गत नहीं आता है, आप टिक लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस ग्राफ के बारे में काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अभी बहुत कुछ नहीं मिला है, बहुत कम चीजें आपको सीखने को मिली है। क्या यहां तक बाकी चीजें समझ में आ रही भैया? जितना चीज बताई गई इतनी चीज समझ में आ रही है? आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं। यहां तक जो भी चीजें हमने आपको बताया है, ये बात समझ में आ रही है? ओके, आगे देखा जाए। मस्ती से पढ़ेंगे तो मजा आएगा भाई साहब। देखो, ये चीजें जितने भी डाटा हमने लिखे हैं, ये वाले पूरे डाटा, ये सारे के सारे काल्पनिक है, ठीक है। ऐसा ना करना कि हम यही बताया था एग्जाम में, यही लिख के आओ। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। इस ग्राफ को केवल प्लॉट करने के लिए और आपको समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये चीज बता दिया, ठीक है ना। अब आगे देखा जाए क्या क्या चीजें हुई। इतना ग्राफ बनने के बाद बहुत खुश हुए। कौन खुश हुआ था? सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? हुक। क्योंकि हुक की निगरानी में ग्राफ बन रहा था। ये प्रैक्टिकल रोज रोज होता था, लैब में जाते थे हुक और यंग, रोज लोड लगाना, रोज लोड को उतारना और इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना। ये करते करते यंग बेचारा थक गया था। लैब असिस्टेंट था जो, लैब असिस्टेंट होने के कारण रोज लोड लगाओ, हटाओ, ग्राफ बनाओ, हटाओ, लगाओ, ग्राफ बनाओ। नीतीश कुमार मौर्य सर, एप्लीकेशन को डेवलप करा दीजिए, नेट स्लो है, जाता है, दिक्कत क्या पता नहीं, दिखता नहीं है। नीतीश कुमार मौर्य जी, मैं आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया हूं, उन चीजों को आप समझिए। हम पढ़ाते पढ़ाते आपका ये चीज सही नहीं कर पाएंगे। इतना बढ़िया फ्लो चलता रहता है और आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। जब तक पढ़ते रहो, अगर चल रहा है तो ठीक है, चलने दो। क्लास के बाद आप हमको इंडिविजुअली मैसेज कर दीजिए, हमारा नंबर आप लोगों के पास होगा, या फेसबुक से जाकर के फेसबुक पे मैसेज आ दीजिए हमको, ठीक है। ठीक भैया, जो भी आपकी समस्याएं हो हमको फेसबुक पे जाके सर्च करके, फोटो हमारी लगी होगी उस पर हमको मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज। आपकी समस्याओं को हम सुन लेंगे। नंबर हम शेयर नहीं कर सकते आपके साथ, ठीक है, सॉरी। हाँ, नंबर दे दें तुमको, ताकि जो 2 घंटा सोने को मिलता है ना, उसमें भी जगा के रखो। रात में 1 बजे फोन करके पूछेंगे सर कल क्लास कितने बजे है। अरे चाचा, आइए इधर देखिए, कहानी का लुत्फ उठाइए भैया। बरसात के मौसम में घर पे बढ़िया ठंडी ठंडी हवा ले रहे हो, और आइए देखते हैं यहाँ पर गर्म माहौल क्या है, क्या मिजाज बना हुआ है। हुक और यंग के बीच में ये जो दोस्ती, ये जो गुरु और चेले का प्यार है, हुक बहुत खुश है और यंग को समझा रहे थे। आओ यंग, तुमको अब इस ग्राफ के बारे में कुछ नई नई चीजें बताते हैं। कौन बताने वाला था? हुक बताने वाले थे। किसको? यंग को। क्या क्या चीजें बताते हैं हुक यंग को, और उसका रिवर्स क्या बताते हैं कौन? यंग हुक को क्या बताते हैं, ये भी देखना है। हुक ने यंग को क्या क्या समझाया और यंग ने हुक को क्या क्या समझाया, इस ग्राफ के बारे में उसको समझते हैं, राइट ना। बहुत रोचक कहानी है आगे वाली। आइए बात करते हैं। उसी चीज को हम लेकर के यहां पर चल रहे हैं, हुक एंड यंग। ग्राफ का एक एक स्टेप लेके चल रहे हैं, जिसको जहां तकलीफ होगी वो बताएगा। स्ट्रेन, स्ट्रेस, ओ से ए। क्लियर है? ओ से ए तक जो लाइन थी, फेसबुक आईडी, ठीक है, पहले कहानी सुन लो, उसके बाद हम डिटेल बता देंगे कहाँ आपको मैसेज करना है, क्या शिकायत है, ठीक ना। तो थोड़ा सा पहले आप कहानी सुन लो। कहानी में अगर
ट्विस्ट लगेगा, कहानी अगर मजेदार होगी तब आप मैसेज करिएगा हमको, अपने अपने रिव्यू दे दीजिएगा हमको हमारे मैसेज पे, ठीक ना, कि कैसी लगी कहानी आपकी, ठीक है। तो अभी पहले कहानी पूरी सुन लो और उसके बाद आप लोग हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ओ से ए तक जो सीधी रेखा मिल रही थी, यहां पर देखा गया क्या हुआ, हुक ने क्या कहा, बोला कि देखो पार्टनर, इधर में स्ट्रेस है और इधर में स्ट्रेन है, कहां से लेकर के कहां तक, ओ से ए तक। अगर हम ओ से ए तक की बात करें, हुक समझा रहे हैं यंग को, और यंग बिल्कुल नदारद होकर के बिल्कुल शांति से सुन रहा है, एकदम दिमाग लगा करके। ये बात हुक को बिल्कुल नहीं पता है कि जब हम लैब में टेस्ट करते हैं तो जितनी बार यंग हमारे साथ टेस्ट करता हो तो करता ही करता है, प्लस जब हुक घर चले जाते हैं तो यंग अकेले टेस्ट करते हैं उसको। यानी कि कहीं ना कहीं उस प्रैक्टिकल को ज्यादा बार कौन किया है, तो पता चलेगा कि यंग ने उस प्रैक्टिकल को ज्यादा बार लैब में टेस्ट किया है, राइट ना। इनके पास कुछ ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अभी जो ज्ञान बांट रहे हैं हुक, वो देखिए क्या ज्ञान बांट रहे हैं। सबसे पहले हुक ने कहा कि देखो, ओ से लेकर के ए तक बिल्कुल सीधी रेखा मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस लाइन को यहां से मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो देखिए ये वाला पोर्शन जो है यहां से यहां तक